गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आपको हिस्ट्री का रिवीजन करवाएंगे। तो ये मॉडर्न इंडिया है। वैसे तो इतिहास में के क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके पेट वाले में, लेकिन प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का कंपेयर करें तो आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद प्राचीन इतिहास से आएंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास से आएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको आधुनिक इतिहास को थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। उसके बाद प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में जो किताबें लिखी गई थी, जो ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे ऋग्वेद हुए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, उन सब पुराण लिखे गए थे, स्मृतियाँ लिखी गई थी, ब्राह्मण वेद लिखे गए थे। तो ये जो लिखे गए थे उनको आपको याद रखना है। प्लस आधुनिक इतिहास में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, अलग से टॉपिक है, 5 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो वही आंदोलन वाला टॉपिक ही मैं यहाँ आपको समझाने चल रहा हूँ। ध्यान समझ लेंगे तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होंगे। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास है, इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट ना दिखाई दे, क्योंकि लिखा बहुत कम गया है, समझाएंगे ज़्यादा, तो आपको ढेर सारी जानकारी एक्स्ट्रा मिलेगी। इसलिए कॉन्सेंट थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है, देखिए, अगर शुरुआत करते हैं तो इधर से देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ दिख रहा होगा, ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप जानते हो कि जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज के आने से पहले कौन आया था, कैसे शुरुआत हुई। तो पहले भारत का व्यापार होता था अरब की कंट्री के माध्यम से, यूरोपी भी वहां से आते थे। लेकिन क्या हुआ, अरब कंट्री में रास्ता रोक लिया गया। तो भारत को नया रास्ता, मतलब यूरोपीय वालों को नया रास्ता चाहिए था भारत में आने के लिए। तो सबसे पहले वहां से निकले कोलंबस नए रास्ते की खोज में, लेकिन वो भारत ना आकर वो अमेरिका चले गए। तो आपको पता होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका खोज कोलंबस ने किया था 1492 के आसपास। फिर मई में 1498 में यहाँ पर आता है पुर्तगाली यात्री, कौन था, वास्को डी गामा। वो पहले भारत के रास्ते की खोज करता है, वो भी गुजरात जाता है। गुजरात में अब्दुल मुनीफ नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से केरल के कालीकट पे पहुंचता है। कौन था वो, पुर्तगाल का था। इसका मतलब सबसे पहले भारत कौन आएंगे, पुर्तगाली आएंगे, क्योंकि वो वास्को डी गामा ने खोजा था। ठीक है, तो एक क्रम देखते हैं कि फिर जैसे पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद बहुत सारे विदेशी कंपनियां आई, विदेशी लोग आए भारत से सामान ले जाने, यहाँ व्यापार करने। तो उनका थोड़ा सा क्रम देखते हैं। तो भारत में यूरोपी, पुर्तगाल यूरोप में पड़ता है, ठीक है, फ्रांस यूरोप में पड़ता है, ब्रिटेन यूरोप में पड़ता है, डच डेनिश सब यूरोप के हैं। तो भारत में यूरोपियों के आने का जो क्रम है वो है पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। एक क्रम है। कंपनी स्थापित होने का क्रम कुछ और है, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां स्थापित हो रही है वो क्रम कुछ और है, ये आने का क्रम है उनका। दूसरी बात, अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, जो बताए थे वही समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 1498 में वास्को डिगामा आता है, पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली था जो वास्को डिगामा, जो 1498 में भारत में आता है। कहाँ पर आता है, कालीकट में आया। यहाँ लिखा गया केरल के कालीकट में। वास्तव में वो पहले कालीकट नहीं आया था। वो भारत का मैप आप देखोगे तो पहले गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक बाद केरल पड़ता है। वो चला गया था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब्दुल मनीक नाम का एक आदमी था, उसकी सहायता से वो आया केरल। उसको मसाला खरीदना था, मसाले का व्यापार करना था। तो वो केरल आता है और केरल में जमोरिन नाम का राजा था, उसने उसका स्वागत किया कि ठीक है महाराज आप आए हमारे यहाँ, हम धन्य हो गए। सोचो, विदेशियों की इतना इज्जत दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो आके सर पे चढ़ेंगे ही। तो जब पुर्तगाली यहाँ पर आ गए तो पुर्तगाली सबसे पहले आए वास्को डी गामा, और ये कहाँ उतरे थे, कालीकट में। उसमें वहाँ का राजा कौन था उस क्षेत्र का, तो उसका नाम था जमोरिन, याद रहेगा ना, जमोरिन था। उसने बहुत स्वागत किया उसका, बड़ा खुश हो गया। अब जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों को लगा कि यहाँ तो बड़ा, मतलब यहाँ से वो मसाला खरीद के ले गया तो 60 गुना ज़्यादा दाम में बेचा, तो लोगों को लगा ये तो बड़ा प्रॉफिट है। तो पुर्तगालियों ने अपना एक गवर्नर जनरल भेज दिया, तुम जाओ वहाँ पर व्यवसाय करवाओ। तुम एक अधिकारी भेजा, तो जो एक गवर्नर जनरल भेजा था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, नाम याद रहेगा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। कब आया था, 1505 में, 1505 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आया था उसका नाम था अल्बुकर्क, 1509 के आसपास वायसराय बन के आए थे ये लोग। ठीक है, पुर्तगाल की कंपनी, पुर्तगाल के देश से आए थे यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए। तो एक वायसराय आया था, गवर्नर जनरल से बोलते हैं। तो पहला कौन आया था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, उसके बाद अल्बुकर्क। उसके बाद इनका भी इतिहास बड़ा लंबा है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, पेट में तो आने वाला नहीं है। डिटेल में तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम वो पढ़ने वाले हैं जिससे हम पेट में अच्छा नंबर उठा सकें। तो हमें तो नंबर उठाना है, तो हमें वही देखना है जिससे हम नंबर उठा सकें। ठीक है, तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा, जिस समय ये लोग आए और यहाँ पर आने का क्रम शुरू हुआ, तो ये आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी, ऐसा का क्रम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आए गए बहुत लोग, लेकिन 2 लोग यहीं पर बैठ गए खूंटा गाड़ के। ठीक है, जा ही नहीं रहे थे, एकदम से अस्थायी कर लिए, यहीं पर प्लास्टर बनवा लिए अपना। एक था अंग्रेज, एक था फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी जब यहाँ रुक गए तो यहीं के भारत के राजाओं को आपस में लड़ाते थे। तो यहाँ पर कई अंग्रेजों से युद्ध हुआ। ठीक है, तो अब उनकी वजह से यहाँ पर कई युद्ध हुए हैं, तो 2-4 युद्धों से क्वेश्चन आते हैं।
कुछ युद्धों के नाम बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। हर पेपर में आता है, केवल पीटर की बात नहीं करता हूँ, पीसीएस में दोगे तब भी वहाँ भी आता है। तो जो बताने चल रहा हूँ ध्यान समझिएगा, कुछ कहानियाँ बताऊंगा, आप उन कहानियों को भी याद रखना, प्लस इसको याद रखना। देखो कहानी से जोड़ पाओगे तो भूलोगे नहीं, इसलिए कहानी बताऊंगा। तो देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ। देखो 1746 से 48 के बीच में पहली बार कर्नाटक के क्षेत्र में राजगद्दी को लेकर लड़ाई हो रही थी। एक तरफ फ्रांसीसी बैठ गए एक राजा की तरफ कि मैं तुमको राजा बनाऊंगा, और एक तरफ अंग्रेज बैठ गए कि मैं तुमको राजा बनाऊंगा। तो वो लोग दो लोगों को खड़ा कर दिए, फ्रांसीसी बोला मेरा आदमी राजा बनेगा कर्नाटक गद्दी पे, अंग्रेज बोले मेरा आदमी बनेगा। तो लड़ाई चल रही थी। तो क्या हुआ, यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में भिड़ गए, और फ्रांस और अंग्रेज ब्रिटेन, अगर आप यूरोप कंट्री का मैप देखोगे ना तो वहाँ भी पास पास है, तो वो लोग वहाँ भी भिड़ गए। तो ये लड़ाई चल रही थी, यहाँ भी चल रही थी, यूरोप में भी चल रही थी। तो ये जो पहला कर्नाटक युद्ध होता है ये 1746 से 48 के बीच में होता है। और ये कब समाप्त होता है, कौन कौन होते थे, अंग्रेज और इसमें फ्रांसीसी होते थे, ठीक है, यही लड़वाते थे। तो किस संधि से समाप्त हुआ, ब्रिटेन में, मतलब वहां यूरोप में एक संधि होती है एक्स-ला-सापल। पूछा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि पे समाप्त हुआ, तो एक्स-ला-सापल की संधि पर समाप्त हुआ। यूरोप में वो संधि होती है, संधि का नाम है एक्स-ला-सापल, याद रहेगा ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसी संधि पे समाप्त हुआ, संधि मतलब समझौता, तो एक्स-ला-सापल की संधि किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। क्लियर। दूसरा देखो द्वितीय कर्नाटक, डेट भी याद रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, ये 46 से 48 जस्ट एक साल बाद, 49 से 54 6 साल चला ये। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 तक चलता है, और ये भारत में हो रहा था। भारत में आप जानते हो कि तमिलनाडु में पांडिचेरी है, पांडिचेरी 3 राज्यों में 4 जिले हैं, बताए थे पिछले वीडियो में भी। एक जिला केरल में है माहे, 2 जिला पांडिचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु में मिलेगा, और एक जिला यनम मिलेगा आपको कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है ये 1749 से 54 तक चला था, और ये किस संधि से समाप्त हुआ, ये संधि थी पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि, पांडिचेरी की संधि पर। पहली वाला युद्ध एक्स-ला-सापल की संधि, दूसरा वाला युद्ध पांडिचेरी की संधि पे समाप्त हुआ, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और इस समय फ्रांसीसी जो गवर्नर था, वायसराय सेना अध्यक्ष था, जो लड़ाई लड़ रहा था, उसका नाम था गोदेहू, याद रखना गोदेहू था। लेकिन पहले वाले में जब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था तब फ्रांस की तरफ से कौन था, डुप्ले था, नाम याद रखना दोनों। डुप्ले बहुत बहादुर था, लेकिन डुप्ले को बुला लिया फ्रांसीसी वहां फ्रांस में, और भाई यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ देखो, तो यहाँ कौन देखेगा, तो यहाँ गोदेहू को भेज दिए, हार गए लोग, ठीक है। तो इस समय कौन था, पहले वाले में डुप्ले था, दूसरे में गोदेहू था, याद रहेगा। आगे देखो तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक जो युद्ध होता है ये 1756 से 63 के बीच में होता है, 1756 से 63 के बीच में होता है। और किस संधि से समाप्त, देखो आपको कुछ नहीं याद रखना है, मुख्यतः आपको संधि याद रखना है, नहीं तो आप समय देख लेना कब के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त होता है, 1756 से 63 के बीच चलता है, और ये देखो किताब लगभग 7 साल चलता है, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। देखो 56 से 63 7 साल ना, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। और ये पेरिस की संधि पे समाप्त होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। तीनों कर्नाटक युद्ध बता दिया, 46 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 56 से 63, एक्स-ला-सापल, पांडिचेरी और पेरिस। पेरिस फ्रांस में, पेरिस है जानते होगे, किस नदी के किनारे है पेरिस, आंसर बताइएगा, पेरिस किस नदी के किनारे है, पूछा जाता है पेपर में, ढूंढ के बताइएगा। एक्स-ला-सापल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि, तीनों कर्नाटक युद्ध और 3 संधियां याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो डच आए थे, डच भी आए थे, आपको बताए थे, तो डच भी यहाँ ज्यादा दिन रुके नहीं, अंग्रेजों से लड़े, हार गए, चले गए। तो क्वेश्चन आता है किस युद्ध के बाद डच यहाँ से भाग गए, तो वह युद्ध था बेदरा का युद्ध, याद रखना। अंग्रेजों से डच हार गए, कौन सा युद्ध, 1759 में, कौन सा युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, मतलब कि किस सन में हुआ था, तो 1759 में होता है बेदरा का युद्ध, डचों और अंग्रेजों के बीच में। डच यहाँ से हार जाते हैं और भाग जाते हैं, इंडोनेशिया रुकते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं भारत से, याद रहेगा ना। बेदरा का युद्ध 1759, बेदरा का युद्ध 1759 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। 59 में कौन सा हुआ था, बेदरा का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी भी हार गए, ठीक है। और उसमें फ्रांस का नेता कौन था, फ्रांसीसी कंपनी का पुलिस का नेता कौन था, कैप्टन लाली। ये नाम इसलिए बताते रहा हूँ, गोदेहू, डुप्ले, लाली, ये सब पूछे जाते हैं, इसे याद रखना। कैप्टन लाली था और वो हार गया, ठीक है। तो वांडीवास के युद्ध में फिर से कौन हारे, फ्रांसीसी हार गए। और बेदरा के युद्ध में कौन हारे, डच हारे। दोनों बार अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज जीतते जा रहे थे ना, इसीलिए अंग्रेज अपने यहाँ फैल गए और फ्रांसीसी उतना फैल नहीं पाए।
फ्रांसीसी अंग्रेज जो फ्रांसीसी की तुलना में अंग्रेज कुछ ज़्यादा मजबूत पड़ गए, इसलिए अंग्रेज यहाँ ज़्यादा दिन रुक गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज यहाँ आए हैं तो अंग्रेज के बारे में थोड़ा जान ले। तो जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के लोग थे यहाँ पर अंग्रेज बन के आए थे। तो जो ब्रिटेन की कंपनी आई थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका नाम, उसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को, सन 31 दिसंबर सन 1600 को। अगर एक दिन बढ़ जाता तो 1 जनवरी आ जाता, तो 1601 हो जाता। फिर दिक्कत करती याद करने में, इसलिए पहले स्थापित कर लिया ना। तो ये कब स्थापित हुआ? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, कौन स्थापित किया था? उस समय वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ थी। महारानी का क्रम वहाँ पर बड़ा अजीब होता है, कभी राजा कभी महाराजा। दरअसल बात ये है ना, नियम वहाँ ये है कि अगर जैसे कि कोई महारानी है वहाँ का, ठीक है, अगर उसको लड़की हो गई, पहली लड़की हो गई, तो वही अगली महारानी बनेगी, राजकुमारी बनेगी, वही गद्दी पे बैठेगी। और लड़का हो गया तो राजकुमार बनेगा, वो गद्दा, मतलब जो गद्दी पे बैठेगा। मतलब ये कि जो पहला लड़का होगा वही गद्दी पे बैठेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बात क्लियर है ना? ये ब्रिटेन का नियम है। तो कभी महारानी कभी महाराजा, कभी महारानी कभी महाराजा चलता आ रहा है। तो ये देख रहे हो, तो एलिजाबेथ थी उस टाइम वहाँ की महारानी। ठीक है, उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। वही कंपनी यहाँ आकर 150-200 साल राज किया, जम के कूटा भारतीयों को। उसके बाद भारतीयों ने भी जम के कूटा था। ठीक है, अभी देखेंगे। इधर देखो, अब यहाँ जब आए तो उस समय यहाँ पर जब अंग्रेज यहाँ आ रहे थे तो अचानक कंपनी नहीं आई। कंपनी आने के लिए पहले यहाँ पर चाहिए अनुमति। इस समय यहाँ अंग्रेज, यहाँ पर मुगल शासन कर रहे थे। तो मुगल में जहांगीर आ गया था। जहांगीर के समय में, अकबर के समय में आए थे लेकिन मौका नहीं मिला। तो जहांगीर से अनुमति कौन लिया था? जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1609 में, और टॉमस रो आया था कब? 1615 में। ये समय याद रखना। दरअसल जहांगीर का समय था 1605 से 1627, जहांगीर का शासनकाल। एक बार पेपर में आया था, यही शासनकाल ही पूछ लिया था कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? 1605 से 1627 के बीच में था। ठीक है, तो जहांगीर के समय में आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। ठीक है, 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया था और टॉमस रो आया था 1615 में। ठीक, इसके बाद ये लोग इस यहाँ से अनुमति मांगे। उसके बाद यहाँ पर अनुमति इनको मिली। जब अनुमति मिल गई तो उसके बाद कंपनी यहाँ पर आई और स्थापित हुई। और कंपनी जो काम करना शुरू की, फिर यहाँ पर एकदम तहस नहस मचा दिया। तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा और चीज़ जान लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि बम्बई का स्थापना किसने किया था, बम्बई को बसाया किसने। तो अगर आप भारत का मैप देखोगे ना, तो भारत का मैप का बाहरी पश्चिमी तट का किनारा एक द्वीप के रूप में निकला है। वहाँ 6-7 छोटे छोटे द्वीप थे। उस द्वीप का नाम था, दरअसल द्वीप का कुछ नाम नहीं था। वहाँ एक देवी थी, वहाँ एक देवी की मूर्ति थी। दरअसल वहाँ मछुआरे रहते थे, तो उस देवी की मूर्ति की पूजा करते थे। उस देवी का नाम था मुंबा देवी। इसीलिए मुंबा देवी के द्वीप पर रहकर लोग देवी की पूजा करते, मछली पकड़ते थे, इसलिए उसी का धीरे धीरे उसी का नाम पड़ गया मुंबई। धीरे धीरे वो उसमें ढेर सारे कचड़ा इकट्ठा हो गया, बड़ा सा द्वीप निकल आया और आज मुंबई उसी पे बसा हुआ है। ठीक है, तो मुंबा देवी के नाम से बना मुंबई। तो मुंबई की जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है गेराल्ड आंगियार। गेराल्ड आंगियार मुंबई के वास्तविक संस्थापक है, इसको याद रखना। और पांडिचेरी के अगर संस्थापक की बात करें तो फ्रांसिस मार्टिन थे। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन, याद रहेगा। और अगला अगर देखें कोलकाता की स्थापना किसने किया था, तो जॉर्ज चार्नक थे। 3 स्थापक बताएं, याद रखना। मुंबई का गेराल्ड आंगियार, पांडिचेरी की फ्रांसिस मार्टिन और कोलकाता का जॉर्ज चार्नक, याद रहना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट है चीजें। आगे देखते हैं। अब जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए और अपने को व्यवस्थित कर लिया, हालांकि भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, लेकिन जो चीजें मुख्य वही बता रहा हूँ। अंग्रेज आ गए, अपने को जब स्थापित कर लिए, तो यहाँ पर बंगाल में जाकर अंग्रेज बसे, तो वहाँ पर कुछ घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है ब्लैक होल की घटना। कब होती है? 1700 जून में 1756 के आसपास की बात है। और एक घटना होती है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना में ये कहा जाता है, एक इतिहासकार हैं, अंग्रेजी इतिहास के इतिहासकार हैं, उनका नाम है हॉलवे। वो बताते हैं कि कोई मानता नहीं है कि उस समय दरअसल बंगाल में सिराजुद्दौला रहते थे, नवाब थे। तो ये कहते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और 20 जून को बंद किया। 23 जून को दरवाज़ा खुलता है। 3 दिन लगभग बंद रहा और जब खोलते हैं तो उसमें केवल 23 लोग जिंदा थे, बाकी मर गए। तो ये इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना बोला जाता है। हालांकि कोई इसमें भरोसा नहीं करता है, लेकिन अब अंग्रेज हैं, अपनी बात तो बोलेंगे। तो ये माना जाता है कि होगी घटना, लेकिन इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। ये लोग बोलते हैं कि ऐसी घटना हुई थी, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। कौन बोलता है? अंग्रेज पत्रकार हैं, उनका नाम है हॉलवे। वो ये बात बताते हैं। कब की घटना? 1756 घटना। ब्लैक होल घटना कब की है? 1756 की, याद रखना। बस पेपर में आया नहीं, कभी नहीं आता ये। दूसरा 1757 की बात है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में क्या होता है, आपको बताया कि सिराजुद्दौला बंगाल में नवाब था और वो
वहाँ का नवाब था, अंग्रेज बंगाल में रह रहे थे और अंग्रेज चाहते थे कि जो नवाब है मेरे हिसाब से काम करे, लेकिन सिराजुद्दौला उनके हिसाब से काम नहीं करता था। सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, नाम सुने हो? किसी को घसीटते हुए ले जाओ और बेग में भर दो तो बेगम हो जाता है, ठीक है। तो उनकी मौसी थी घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम और उनका जो सेनापति था उसका नाम था, सिराजुद्दौला का सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। तो मीर जाफर को अंग्रेज मिलाना चाहते थे। घसीटी बेगम उनके खिलाफ थी, हटाना चाहती थी सिराजुद्दौला को उनके नवाब के पद से। लेकिन कैसे हटाएं? तो पहले उनकी आंतरिक भागों में तोड़ताड़ करें। तो सबसे पहला तोड़ था मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो अंग्रेज उनसे मिले, बोले क्या भाई नवाब नहीं बनना है? तो मैं माई बाप नवाब तो बनना है, लेकिन कैसे बने? सिराजुद्दौला बैठा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि हम सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करेंगे। अंग्रेज उसको फुसला रहे हैं। फुसलना समझते हो ना, बच्चों जैसे चॉकलेट देकर फुसलाते हो वैसे फुसला रहे हैं कि ऐसा है कि हम सिराजुद्दौला पे आक्रमण करेंगे, तुम हेल्प मत करना, और हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, उसके बाद तुमको नवाब बना देंगे। उसको लगाए तो पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, आराम से हाँ बोल दिया। अब प्लासी के मैदान में, बंगाल में है प्लासी, वहाँ पर अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेना आमने सामने होती है। और इसमें क्या होता है, लड़ाई होती है, मीर जाफर गद्दारी कर जाता है और क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। तो क्या करते हैं, अंग्रेज मीर जाफर को गद्दी पे बैठा देते हैं। लेकिन अंग्रेज इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं, मीर जाफर भी 1757 में मीर जाफर गद्दी पे बैठता है, लेकिन 1760 आते आते एकदम ऊब चुका था, बोला कि मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी अंग्रेजों के खिलाफ जाने लगा। तो अंग्रेजों को लगा कि बस इसका भी इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ समय तक, और देखो थोड़ा सा और समझते हैं, सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को उन्होंने गद्दी पे बैठाया, लेकिन 1760 में जब उसको लगा कि ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया नवाब। अब देखो, अगर अंग्रेज अपने हिसाब से, कोई अंग्रेज को हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो किसको बनाए, वो मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। तो मीर जाफर के बाद कौन सा नवाब बनता है? सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। अब मीर कासिम भी अंग्रेजों के हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन अंग्रेजों की डिमांड इतनी खतरनाक थी, सब पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कोई एकदम जिद पे आ जाए, नहीं ये चाहिए ये चाहिए, कितना पूरा करोगे, कुछ तो अपने से भी करना चाहिए ना। एकदम से मम्मी पापा, जैसे आप एकदम से अपने मम्मी पापा के ऊपर एकदम डिपेंड हो जाना, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, ट्रेन चाहिए, कहाँ से है, कुछ तो खुद से बनाना पड़ेगा ना। तो ये सब अंग्रेज इसी से मांगते थे। ये बोला कि मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, ये अंग्रेजों के खिलाफ नीतियां बनाने लगा, कैसे इनको हटाएं, ठीक है। जो काम सिराजुद्दौला किया था वही काम ये भी करने लगा। तो 1764 के आसपास बक्सर का युद्ध होता है। 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम क्या करता है, सोचता है कि अंग्रेजों को हराने के लिए मुझे पहले कुछ लोगों से सहायता लेनी पड़ेगी। तो वो जाता है सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जाता है, रात भर रुकता है उनके यहाँ, खाना पीना खाता है, बताता है अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों से लड़ाई करना है, आपकी हेल्प चाहिए। तो बोला ठीक है, हेल्प कर देंगे, कुछ लोगों को और बुला लो। तो बोला ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बात करता हूँ। वो गया दिल्ली, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिला कि सर अंग्रेजों को लड़ाना, हराना, इनको निकालना है, ये रहेंगे तो हम लोगों को लूट डालेंगे। ऐसा करते हैं, आप भी हेल्प करो, उधर से ये सुजाउद्दौला भी मिल रहा है, और हम तीनों की सेनाएं मिल जाएंगे, अंग्रेजों के ऊपर अटैक करेंगे, हरा देंगे अंग्रेजों को, और अपना देश स्वतंत्र हो जाएगा। तो इनको बात अच्छी लगी, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, संघर्ष करो। मीर कासिम, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों के सामने इन तीनों की सेनाएं आके खड़ी हो गई, और लड़ाई भयानक हुई, जिसमें एक तीनों के तीनों हार गए। और जब ये तीनों हार गए तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब तीन लोग मिलकर अंग्रेजों को नहीं हरा पा रहे तो अकेला चना क्या करेगा, मतलब अकेला कोई तो हरा नहीं सकता। इसका मतलब ये अंग्रेज मान के चलेगा अब तो एकदम से बेफिक्र हैं, अब तो अपना ही राज्य होने वाला है। एकदम से अंग्रेज क्लियर हो गए, अब तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब मान लिए तो उसके बाद फिर अंग्रेज हड़पना शुरू किए। तो ये बात तो क्लियर है ना, बक्सर के युद्ध याद रखना, प्लासी के युद्ध याद रखना, ठीक है। किसने गद्दारी की वो पीसीएस में पूछा जाता है, सन इसका पूछा जाता है एसएससी में, याद रखना। अगला देखते हैं। अब जब अंग्रेज इधर फैल गए तो इसी समय की बात है, 1761 में हैदराबाद में हैदर अली नाम का एक आदमी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करता है। बहुत ही बुद्धिमान मतलब शिक्षा के मामले में नहीं, लड़ाई के मामले में, सेना के मामले में, राजा के मामले में बहुत काबिल था, और उसने एक स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, और हैदर अली ने शासन स्थापित किया। तो अब अंग्रेजों की निगाह में वो खटकने लगा, कोई भी राजा बनता अंग्रेजों की निगाह में चुभने लगता। जैसे कि जब कोई तपस्या करता था पहले, तो देवराज इंद्र की निगाह में चुभने लगता था, अरे ये तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा राजपाट तो, मेरा स्वर्गलोक तो नहीं लेने वाला है। तो क्या करते थे, अपनी 3 ऑर्केस्ट्रा डांसर, मेनका, कौन थी, मेनका थी, रंभा थी, और कौन थी ये, रंभा, मेनका, याद नहीं आ रहा मुझे,
कोई 3 डांसर भेजते थे और उर्वशी उर्वशी उर्वशी, ठीक है, उर्वशी थी, ये तीनों को भेजते थे और इतना जबरदस्त ये लोग डांस करती थी ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि का तपस्या भंग हो जाता था और वो खुश हो जाते थे। वही चीज यहाँ भी हुआ। अब अंग्रेजों की निगाह में ये भी खटक रहा था कि ये अगर शासन फैला लेता तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या किए कि यहाँ हैदर अली से युद्ध करना शुरू किया। तो हैदर अली मैसूर में था, कर्नाटक के मैसूर वाले क्षेत्र में वो राजा था हैदर अली। तो हैदर अली से युद्ध अंग्रेज जब करेंगे तो क्या बोला जाएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो ये इनसे क्वेश्चन ये आता है, डिटेल बाद में देखेंगे, इनसे क्वेश्चन ये आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आंग्ल मैसूर कब हुआ था, इसको थोड़ा सा याद रखना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में। 61 में हैदर अली राजा बनता है, अपने को स्वतंत्र घोषित करता है, 5-6 साल देखा नहीं गया, अंग्रेजों से लड़ाई करना शुरू कर दिया। 1767 से 69 2 साल युद्ध चलता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें इसे किस संधि से समाप्त होता है, मद्रास की संधि से। हैदर अली इसमें काफी मजबूत स्थिति में था, अंग्रेजों को मारते 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 मद्रास तक ले गया। फिर वहीं अंग्रेज घुटने टेक दिए, क्योंकि मद्रास के पीछे समुद्र है, समुद्र में कूदेंगे मर जाएंगे, तो वहीं हाथ तो बैठ के माई बाप माफ कर दो। अंग्रेज की यही खासियत थी, हारने लगते थे तो हाथ जोड़ लेते थे कि आप जो बोलोगे तो मान लेंगे। तो यही मद्रास की संधि होती है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है कब, 1769 में, याद रहेगा। दूसरा, फिर कुछ दिन बाद अंग्रेज फिर अपनी स्थिति मजबूत किए, खुद धीरे धीरे मजबूत हुए, तो फिर से आक्रमण किए। तो दूसरा कब था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये होता है 1780 से 84। 1780 से 84 के बीच जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, 1782 में हैदर अली घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ की स्थिति देखो, बाप मरा है लेकिन और युद्ध चल रहा है। उसका बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ये जानता था अगर अभी हल्ला मचा दूंगी बाप मर गया है तो सेना में भगदड़ मच जाएगी और मैं युद्ध हार जाऊंगा, इसलिए वो बताया नहीं किसी को, लड़ाई लड़ता रहा। बड़े पद पाने के लिए बहुत ताकत भी चाहिए, बहुत हिम्मत भी चाहिए। घर में कोई बाप मरा हो, सामने आप लड़ रहे हो, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। तो हैदर अली की मौत हो जाती है, टीपू सुल्तान लड़ता रहता है। 1700 कब चलता है ये, 1780 से 84, 82 में हैदर अली की मौत हो जाती है। और किस संधि से समाप्त होती है ये, मंगलौर की संधि से, ठीक है। पहली वाली मद्रास की संधि थी, दूसरी मंगलौर की संधि। यहाँ की संधियां अलग थी, ऊपर वाली कर्नाटक वाली, और ये मैसूर वाली संधियां अलग है, दोनों संधियों को याद रखना। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में, और अब शासन कौन कर रहा है, टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा। अब जब ये होता है 1790 से 92 के बीच में, तो इसको खत्म करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ये संधि से ये रोका जाता है युद्ध, याद रहेगा। तीसरा, अब चौथा जो युद्ध होता है ये होता है 1799 में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेज टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो मैसूर किसको मिला, अंग्रेजों को मिल गया, ठीक है। टीपू सुल्तान से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको याद रखना कि वह स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाया था, स्वतंत्रता के नाम से, हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था, तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था, ये याद रखना है आपको। दूसरा, उसने नौसेना बोर्ड का गठन किया था, ये याद रखना। और फ्रांस में एक क्लब था जैकोबिन क्लब, दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, जैकोबिन क्लब, इस क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान। पेपर में आता है भारत का कौन सा राजा था जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, तो टीपू सुल्तान था। ये सब याद रहेगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर का तो ये खाका मैंने आपको समझा दिया, आशा करते हैं समझ में जरूर आया होगा। उधर का देखते हैं, धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया में चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इधर देखो, अगर नहीं दिखेगा तो उसके लिए परेशान मत होना, मैं सब चीजें वही जो लिखा है उसी को पढ़ूंगा, उसके बाद उसको समझा दूंगा। देखो 1857 में आपको जानते होंगे क्रांति होती है, 1857 की क्रांति, चमकुटी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति देखे होंगे, और जिनके बच्चे नहीं होते थे उनकी राज को हड़प लेता था, तो उसी खिलाफ कई युद्ध हुए थे, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव में इन्फेंट्री में मंगल पांडे एक सैनिक था। उसे पता चला कि उसे जो कारतूस दिया जाता है, कारतूस में जो कारतूस चर्बी लगी है वो सुअर की चर्बी लगी है। तो वो चाहता था कि मतलब अब कोई मंगल पांडे जो है एक पक्का हिंदू धर्म का मानने वाला था, और ऐसे में चर्बी को क्या करता था, सुअर की चर्बी लगी थी और गाय की चर्बी सुअर की चर्बी से मिला के कारतूस बनाया गया था, जिसे दांत से काट के बंदूक में डालना होता था कारतूस। अब सुअर या फिर गाय की चर्बी, जो कि गाय पूजनीय है, अगर उसकी चर्बी से बना है तो सिंपल सी बात है, कोई भक्त है उसमें धर्म तो बड़ा प्रचंड था, विद्रोह कर ही जाएगा। मंगल पांडे जब इस घटना को सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने कैप्टन को ही मार दिया, गोली मार दिया और विद्रोह कर दिया। तो याद रखना किस 34वीं नेटिव से था वो, और कौन था, मंगल पांडे, कहाँ था, बैरकपुर में, और कब, 1857 में जब क्रांति भड़की थी, याद रहेगा ना, याद रखना इसको। अब आगे बढ़ते हैं। 1881 में देश में वायसराय थे, वायसराय थे, अब गवर्नर वायसराय का पद आ गया है, ठीक है।
अभी कैसे आया ये सब आपके पेपर में नहीं आता है, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ, नहीं बताता जरूर, किसी दिन बताएंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। और डिटेल में इसका भी तो इतिहास बहुत डिटेल है, ये जो केवल SSC के लेवल के जितने एग्जाम है सबके लिए सफिशियंट है। 1881 में प्रथम जनगणना होती है भारत में। 1881 में भारत में प्रथम दशकीय जनगणना होती है। वैसे तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन वो नियमित नहीं थी। नियमित और दशकीय जनगणना 1881 में होती है। उस समय देश का वायसराय था लॉर्ड रिपन, ठीक है। रिपन के जस्ट पहले लिटन था, और रिपन के समय में कारखाना अधिनियम पारित होता है कि कारखाना में कौन कौन काम करेंगे, कितने समय तक काम कर सकते हैं, लड़के काम सकते, लड़कियां कितनी महिलाएं कितना काम कर सकती हैं, बच्चे कब कितनी उम्र के काम कर सकते हैं, तमाम नियम आया था। 1851 में दूसरा कारखाना नियम आया था, ठीक है। अब और आगे आते हैं, 1893 के आसपास की बात है। भारत के लोगों को एक करने के लिए गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, गणपति उत्सव। और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव। शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ताकि हम भारतीयों को एक कर सके अंग्रेजों के खिलाफ। याद रहेगा। और आगे बढ़े, आप 1905 में आते हैं। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस का गठन किया जाता है। इंडिया हाउस का जो गठन होता है, क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। इसलिए इसको शामिल करना करते हैं। कब गठन किया था नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछ ले कौन थे वहाँ, तो वीडी सावरकर थे, लाला हरदयाल थे, ये दोनों वहाँ थे। तो इसको नाम याद रखना, नहीं तो ये याद रखना इंडिया हाउस है कहाँ, तो ये लंदन में है। इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है, ठीक है। आपको याद होगा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल और भारत, पहले जो आज बांग्लादेश बना है ना, पूरा वो बंगाल था और वो पूरा भारत में था। तो उधर मुस्लिम थे, इधर हिंदू थे, तो बड़ा विद्रोह होता रहता था। और ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया जाए। इसके लिए क्या किया इन्होंने? हिंदू मुस्लिम के नाम से विभाजन कर दिया, और बाद में बोल रहे हैं प्रशासन के नाम पे मैं विभाजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन किया, बंगाल को अलग कर दिया और भारत को अलग कर दिया। तो ये जो बंगाल विभाजन होता है, ये होता है 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। और जब बंगाल विभाजन होता है तो पूरे देश में बड़ा शोक का लहर आ जाता है कि ये क्या, देश को बांट रहे हैं ये लोग। तो इनको एक करने के लिए क्या किया गया कि हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू किया कि नहीं, हम अलग नहीं होंगे, अंग्रेज कितना भी अलग करें हम अलग नहीं होने वाले हैं। तो उसके लिए जो राखी बांधना शुरू किया, तो उसको बताया गया कि ये राखी दिवस है। तो राखी दिवस क्यों मनाए थे? जब अंग्रेज हमको बांट रहे थे तो हम एक होने के लिए राखी दिवस मनाए थे, याद रहेगा ना। तो ये कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन के बाद ही हमने राखी दिवस मनाया था। प्लस अंग्रेजों के खिलाफ हमने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया था। हमने ये कहा था कि हम स्वदेशी चीजें यूज करेंगे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते हैं, नहीं लेंगे। बहिष्कार आंदोलन चला, स्वदेशी अपनाओ, बहिष्कार करो विदेशियों का, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। तो यहाँ हम लेंगे नहीं तो बेचेंगे ही नहीं, लाएंगे ही नहीं। तो ये कब चला था? बंगाल विभाजन के बाद 3 चीजें चली। क्या? राखी दिवस मनाया हमने, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया, याद रहेगा ना तीनों। कब? बंगाल विभाजन, जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा था 1905 में, ठीक है। और इसी समय पूरे देश को एक करने के लिए, आप रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे, एक मिनट, रविन्द्रनाथ टैगोर का आप नाम सुने होंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय एक गीत लिखा था, उस गीत का नाम था अमार सोनार बांग्ला। देखो, इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल को, भारत को एक करने के लिए। वही आज बांग्लादेश का वही राष्ट्र गीत है, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का भी राष्ट्र गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रहेगा ना। तो अमार सोनार बांग्ला उसी समय लिखा गया था, ठीक है। ये तो था 1905 की घटनाएं, याद रहेंगे। अब 1906 की घटनाएं देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग, ध्यान रखना 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी में हिंदू और मुस्लिम सभी इकट्ठा होकर देश को कैसे आज़ाद कराना है इसके लिए बात करते थे। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को भारतीयों को और मुसलमानों को बांट दिया जाए, हिंदू और मुसलमान को बांट दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मुसलमानों से मिले और पूछे कि क्या भाई आप लोग अलग होना चाहते हो? तो बोले हाँ अलग तो होना। वो बोले कि क्या भाई आप कांग्रेस में ही जिंदगी भर रहोगे, अपनी कोई पार्टी नहीं बना सकते आप मुस्लिम के नाम से? उन्होंने कहा कि हाँ बनाना चाहते हैं। तो बोले बनाइए, हम आपको मंजूरी देंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो अंग्रेजों के बहकावे में आकर मुसलमानों ने अपनी एक पार्टी 1906 में बनाई थी। उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग पार्टी जो बनी थी, उसमें जो लोग थे उनका नाम था आगा खां, सलीमुल्लाह खां। ये दोनों लोगों ने 1906 में कौन सी पार्टी बनाते हैं? मुस्लिम लीग। नहीं तो पहले कहाँ थे ये सब के सब? पहले थे कहाँ पर? कांग्रेस में थे, याद रखिएगा।
अब 1906 घटना होगी। अब देखो 1905 बताया, 1906 बताया, 1907 में देखो क्या हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन था, गरम दल नरम दल आपस में लड़ रहे थे, को बोले हमारा अध्यक्ष बनेगा, वो हमारा अध्यक्ष बनेगा। तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1907 में कांग्रेस दो भागों में टूट गया, गरम दल और नरम दल। कब? 1907 में। और कहाँ अधिवेशन हुआ था? सूरत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में टूटा, गरम दल और नरम दल। ठीक है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। किंग्सफोर्ड एक अंग्रेज कैप्टन था, किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर ये लोग बम फेंके थे। ठीक है, खुदीराम बोस थे, इन्होंने बम फेंका था। हालांकि वो मरने से बचा था और सफल हो गया इनका बम फेंकना, लेकिन कुछ महिलाएं थी मर गई थी, इसके लिए खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले यही हैं। 1908 में इन्हें फांसी दिया गया था, शायद 17 या 18 साल के थे। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले यही थे, खुदीराम बोस। इनका नाम याद रखिएगा। 1908 में। 1909 की बात करें तो मार्ली मिंटो सुधार आया था। मार्ली मिंटो सुधार समझते हो ना? ये बोला गया, अभी तक क्या होता था, मार्ली मिंटो सुधार के तहत ये लोग पृथक निर्वाचन लाए। पृथक निर्वाचन में क्या बोला गया कि हिंदुओं के बीच से हिंदू चुनाव लड़ेगा और वोटिंग केवल हिंदू करेंगे, मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेगा, वोटिंग केवल मुसलमान करेंगे। आप बताओ, अभी जो चुनाव होते हैं आपको पता है कि आपको सब वोटिंग करेंगे, इसलिए आप सबके दरवाजे जाते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दरवाजे जाते हो, भाई साहब वोट करिएगा, भाई साहब वोट करिएगा, भाई साहब, बहन जी, दीदी, भाभी जी, जो कोई भी हो वोट करिएगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको केवल वोटिंग हिंदुओं से मिलने वाली है, तो नियम ये है कि आपको वोट केवल हिंदू करेंगे, तो आप मुसलमान के दरवाजे क्यों जाओगे? नहीं तो अगर आपको पता है सब वोटिंग करेंगे तो आप, हाँ पंडित जी, हाँ मौलवी साहब, वोट करिएगा। लेकिन जब आपको पता है कि लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो आप उनके दरवाजे क्यों जाओगे? जब उनके दरवाजे नहीं जाओगे तो लगाव खत्म होगा, भेदभाव बढ़ेगा। बस यही था, फूट डालो नीति राज करो की नीति यहीं से बीज पड़ गया। तो ये लोग क्या किए, पृथक निर्वाचन लाए कि हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ेगा, वोटिंग हिंदू करेंगे, मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेगा, वोटिंग मुसलमान करेंगे। तो यहीं से अलग करना शुरू कर दिए। ये कब किए थे? 1909 का मार्ली मिंटो सुधार था, इसी को बोला गया पृथक निर्वाचन। याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। 1910 में कोई विशेष घटना नहीं थी। 1911 में क्या था, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और राजधानी क्या करते हैं, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसको याद रखना, तीसरा दिल्ली दरबार था। ठीक है, ये तीसरा दिल्ली दरबार था 1911 वाला। फिर 1912 में क्या करते हैं, राजधानी पूरी तरह से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1913 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1913 में, देखो क्रम से पढ़ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1913 में क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। ये क्रम से याद रखेंगे ना तो आपको भूलने वाला नहीं है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, विदेश में पार्टी स्थापित हुई थी। ठीक है, 1914 घटना देखते हैं। 1914 में क्या हुआ था, कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। कामागाटा मारू प्रकरण ये कनाडा से संबंधित है। इसमें क्या था कि अंग्रेज बोले थे अगर कोई जहाज भारत से डायरेक्ट जाए और कनाडा पहुंच जाए तो हम कनाडा में उनको उतरने देंगे, वहां रहने देंगे। तो कुछ लोग एक जहाज इकट्ठा किए और उस पर बैठ के डायरेक्ट कनाडा पहुंचे, तो वहां उतरने नहीं दिया गया। फिर वहीं से उनको लौटा दिया गया। कई महीने का सफर था, समुद्री सफर था, जान चली जाती। लौट के आए तो ये यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह पे तोड़फोड़ मचा दिए थे। इस प्रकरण को बोला गया क्या, कामागाटा मारू प्रकरण। कब हुआ था? 1914 में। याद रखना, ठीक है, एक जहाज के प्रकरण से जुड़ा हुआ है। 1915 में कोई विशेष घटना नहीं थी। 1916 का, अगर 1915 में देखें तो एक घटना थी, आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी यहाँ आते हैं। कहाँ? भारत वापस लौट के आते हैं। ठीक है, और उनके गुरु कौन थे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? हाँ, यहाँ बताते हैं। महात्मा गांधी भारत आते हैं तो उन्हीं की याद में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे, याद होगा आपको। ठीक, 1915 घटना। 1916 में देखो क्या होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, तो जो 1907 में कांग्रेस यहाँ टूट गई थी, सूरत में विभाजन हो गया था, 1915 में कांग्रेस एक बार, 1916 में कांग्रेस एक बार से जुड़ जाती है, एकीकरण हो जाता है। तो जो गरम दल नरम दल में कांग्रेस टूटी थी ना, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ में अधिवेशन होता है और एक बार फिर से दोनों को मिला देते हैं। भाई गुस्से में मत रहो, लड़ाई करते रहोगे फिर अंग्रेज यहाँ राज करते रहेंगे, उनको हराना है तो एक होना पड़ेगा। तो इनका मेल हो जाता है कब? 1916 में। ठीक, 1916 में ही ये घटना और होती है, सरदार बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग मतलब समझते हो, जैसे आज अपने गांव में एक प्रधान जी शासन करते हैं, ये आपका होम टाउन है, यहाँ आपका गांव आपका होम है, और यहाँ पर जो शासन करेंगे जो छोटा स्थानीय शासन है,
ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग बोले कि अंग्रेज हम पर शासन नहीं करेंगे, हम अपना छोटा छोटा स्थानीय शासन बनाएंगे और हमारे ही लोग हम पर शासन करें, हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रहेंगे। शुरुआत किसने किया था? तिलक ने और एनी बेसेंट ने। कब? 1916 में, याद रहेगा। 1917 में एनी बेसेंट का कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करती है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो वो थी एनी बेसेंट। कब? 1917 में, ठीक है, याद रखना। और 1917 में ही महात्मा गांधी 15 मार चुके हैं, तो 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन करते हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों के लिए वो चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं, याद रखना। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, ठीक। अब 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद में मील मजदूर के लिए अनशन। गांधी जी पहली बार अनशन कब करते हैं? अहमदाबाद में 1918 में मील मजदूरों के लिए। दरअसल वहाँ प्लेग बोनस की बात चल रही थी, प्लेग फैला था, तो सरकार ने कहा था कि हम आपके बोनस को थोड़ा बढ़ाएंगे, पैसा देने की बात हुई थी लेकिन जो दे नहीं रहे थे, तो इसके लिए वहाँ पर महात्मा गांधी अनशन बैठ गए, आप जब तक नहीं दोगे तब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं। तो अंग्रेज मान गए कि भाई देना पड़ेगा। तो वो था पहला महात्मा गांधी का अनशन। कब? 1918 में अहमदाबाद के मील मजदूरों के लिए, ठीक। प्लेग बोनस से संबंधित था। 1919 में क्या हुआ था? देखो सब क्रम से बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट में ये था कि हम बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। और ऐसा खतरनाक अधिनियम लाए और इसी के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक कौन थे? सतपाल मलिक और एक सैफुद्दीन किचलू। तो ये लोग को ऐसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के ऐसे शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिए। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए बातचीत करने के लिए कैसे गिरफ्तार कर लिए। सर जनरल डायर पहुंचते हैं, उस जलियांवाले बाग के गेट पर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि 2 मिनट के अंदर बाग खाली कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे? सबको मार देंगे। कहना देर था, 2 मिनट नहीं बीता होगा, फायरिंग शुरू हुई, हजारों लोग मार दिया। ऐसे निहत्थों पर गोली चलाते थे अंग्रेज। सोचो, एक आदमी भी गांव में किसी को गोली मार दे तो जिंदगी भर लोग उसको गाली देते हैं, और एक आदमी आए गेट के सामने खड़ा हो जाए और बोले कि 2 मिनट के अंदर दरवाजा खाली, ये कमरा खाली करो, गोली मार देंगे। अभी लोग निकलना ही शुरू किए, फायरिंग करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ लोग बिल्डिंग चढ़ गए, कुछ लोग छत पेड़ पर से कूद पड़े, इतना वैसे मर गए। कुछ लोग कुएं में, वहाँ कुआं था, कई कुआं थे, कुएं में कूद गए, कुएं में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर कई लोग कूद गए और सबके सब कुछ लोग दब के मर गए। इतना दर्दनाक मौत हुई थी जलियांवाला बाग कांड। आज भी जाकर देखोगे ना, वहाँ गोलियों के निशान पड़े हुए हैं। इतना खतरनाक काम किया था, ठीक। 1919 में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में वो लोग इकट्ठा हुए थे, उसी पर फायरिंग करवा दिया। कुछ कहानी समझ में आ रही है? मैं इसे लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद ये रॉलेट एक्ट का होता है और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है पंजाब के अमृतसर में, इसको याद रखना। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन भी चलाया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। हालांकि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का था, गांधी जी ने उसका सहयोग किया था। अंग्रेज जो है इनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे मुसलमानों के, तो मुसलमान उनके खिलाफ आंदोलन चलाए थे। खिलाफत आंदोलन बड़ी लंबी कहानी है, जो मैं बता ही देता हूँ। 1919 में खिलाफत आंदोलन इसलिए चलाया कि अंग्रेज बोले कि दरअसल उस समय जो तुर्की का धर्मगुरु होता था पूरे विश्व के मुसलमानों का गुरु होता था। तो ये अंग्रेज बोले कि तुर्की का धर्मगुरु जो होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। अब किसी के धर्म में आप घुसकर आप बताओगे कौन गुरु होगा, तो भाई अंग्रेज मुसलमान तो खिलाफ हो ही जाएंगे। तो हालांकि बाद में अंग्रेजों ने किया भी, 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को पद को हटा ही दिया। तो ये उसी खिलाफ में था, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, याद रखना। 1920 में खिलाफत दिवस भी मनाए थे लोग, इसको याद रखिएगा। और किसको गिरफ्तार किए थे? सतपाल मलिक को और सैफुद्दीन किचली को, ठीक है। और इसी वजह से जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो उपाधि लौटा दी। उपाधि अंग्रेज इसलिए देते थे, किसी विशेष आदमी को देते थे ताकि यह आदमी अगर हमसे मिला रहेगा तो इससे जुड़े हुए लोग भी हमसे मिले रहेंगे, तो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। तो बड़े चालाक थे अंग्रेज। तो उन्होंने क्या, नाइट की उपाधि वापस कर दी। कब? 1919 के वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्या एक कहानी याद रहेगी? कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन जितना उसका जरूरी है उतना मैंने बता दिया, उसको याद रखिएगा। 1920 में चलते हैं। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करेंगे। अंग्रेज जहाँ जहाँ भारतीयों से काम करवाते हैं, इन्होंने ऐलान किया कि भारतीयों को मैं बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ अंग्रेज आपसे काम करवाते हैं आप उनका साथ देने के लिए, उनके साथ काम करने से मना कर दो, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग, हम सहयोग ही नहीं करेंगे। तो कब चला था? 1920 में। असहयोग आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, सब उनकी बात मान रहे थे, ठीक। तो 1920 में चला था। अब और इसी समय महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी? कैसरे हिंद की वापस उपाधि लौटा दिया।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटाई थी, ये कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। कब? 1920 में। अब 1921 घटना क्या होती है? 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी तिलक के नाम से, बाल गंगाधर तिलक के नाम से स्वराज फंड की स्थापना करते हैं। देश को आजाद कराने के लिए पैसे की जरूरत है। उसमें उस समय 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। महात्मा गांधी पे लोग कितना भरोसा करते थे। आज आप बोल तो कोई 10,000 भी इकट्ठा कर दे, आपके नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन महात्मा गांधी पे कितना भरोसा था कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया उनके कहने मात्र से। जब पाई चलता था, आना नहीं, पाई चलता था, आना सभी कम होगा, ठीक है। तो जब पाई चलता था ना, तब 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, ठीक है। इधर देखिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है उत्तर प्रदेश के देवरिया में। चौरी चौरा कांड में क्या होता है, कुछ लोग, असहयोग आंदोलन जोर शोर पे चल रहा था, 2 साल हो गया था चल रहा था। ये लोग उत्तर प्रदेश देवरिया में एक थाने में कुछ पुलिस वालों को, अंग्रेज पुलिस वालों को उसी में बंद करके आग लगा देते हैं, सब जल के मर जाते हैं। महात्मा गांधी इससे बहुत दुखी होते हैं कि ऐसे किसी निर्दोष को क्यों जला के मार दे रहे हो आप। इसलिए वो दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे पूरे देश वाले महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए कि करे कोई भरे कोई, मतलब किसी ने किसी को जला दिया तो आप पूरा देश से आंदोलन ही खत्म कर दोगे, ये तो गलत है। तो ये हुआ था, ठीक है। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था, इसको याद रखिएगा। इधर देखो, अब 13 फरवरी क्या किया महात्मा गांधी ने। 5 फरवरी को ये हुआ था 1922 को, 13 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। जब आप लोग, हम अहिंसा की बात करते हैं, आप लोग हिंसा पर उतारू हो, तो हम इसको वापस करते हैं। उन्होंने वापस कर लिया, आंदोलन खत्म हो गया। नहीं तो हो सकता था आज़ादी तभी मिल जाती। अब क्या होगा, जब इन्होंने ये आंदोलन वापस लिया तो कुछ लोग इनके खिलाफ हो गए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये लोग महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए। क्या जब मन करे आंदोलन चलाओ, जब मन करे बंद कर दो। ये क्या हो, खाला जी घर है, जब मन करे जाओ, तब जब मन करे जाओ। अरे शुरू हुआ, चलने दो, कुछ लोग घटनाएं होंगी तब बंद कर दोगे, फिर घटनाएं नहीं होंगी फिर चालू कर दोगे। ये कौन सा है, गाड़ी हो गया, चाबी हट दो, चाबी बंद कर दो। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, आपके साथ नहीं रहना, हम अपनी पार्टी बना लेंगे। तो ठीक है, इन्होंने अपनी पार्टी क्या बनाई थी 1923 में, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। मोतीलाल नेहरू और कौन थे, CR दास, याद रखना इसको। 1924 घटना क्या होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था। चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, एक संस्था थी, ठीक है। और 1924 की ये घटना और है कि कांग्रेस का बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन होता है और पहली बार महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो किसी एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। बेलगांव अधिवेशन की कब हुई थी, 1924 में, ठीक है। अब 1925 घटना देखते हैं। 1925 घटना में क्या है, काकोरी कांड हुआ था। इन्होंने एक ट्रेन लूटा था, ठीक है, काकोरी नामक स्थान पे। अगर आप जानते हो कि चर्चा होगा, काकोरी कांड था तो काकोरी घटना बना दिया उसको। अभी योगी आदित्यनाथ ने कुछ उसमें चेंजेस किया है। तो ये काकोरी कांड हुआ था और इसमें कौन कौन लोग थे, तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। कब हुआ था काकोरी कांड, 1925 में। सन याद रखना, सन ही पूछा जाता है। आगे देखो, अब 1926 27 में कुछ विशेष नहीं है। 27 में वही चलता था, वहां से चला था साइमन कमीशन और यहाँ पहुंचता है 28 में। तो 28 में ही इसको काउंट करते हैं। 1928 में साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन कहा गया, वो भारत आया था। साइमन कमीशन में जितने लोग थे सब अंग्रेज थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं था उस कमीशन में, इसलिए उसे श्वेत कमीशन कहा गया। तो कब चला था, 1928 की बात है। 1928 में भारत में आता है और उसके विरोध में पूरा देश में उसका विरोध हो रहा था, ठीक है। जब देश में उसका विरोध हो रहा था, दरअसल 1919 का अधिनियम जो आया था भारत में, तो उसमें बोला गया था कि हम 10 साल बाद आएंगे और बताएं, चेक करेंगे कि जो अधिनियम आया इसके जो प्रावधान है क्या देश के लिए सही है, भारत के लिए सही है कि नहीं। तो 1919 में आया था, तो 1929 में आते ये लोग, लेकिन ये लोग 1928 में ही आ गए, तो 1 साल पहले आ गए। इसलिए अब अगर आप कहीं फ़ोन करके बोल दो कि मैं कल आ रहा हूँ, तो नहीं, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, और आप आज ही पहुँच जाओ, तो वो बोलेंगे ना, भाई क्या बात, रहा नहीं क्या आपसे, आप तो बोले परसों आएंगे, आज ही आ गए, क्या बात है। तो शक करने लगते हैं लोग। तो ये इनको भारतीयों को भी शक हुआ, तो बोले थे कि 2 दिन 1 साल बाद आएंगे, अभी क्यों आ गए। तो इसमें क्या थे, सबके सब अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था, और इस समय से पहले आ रहा था इसलिए भी इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। साइमन कमीशन, तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत लाठियों से पीटा गया। सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया था, तो उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की बहुत हालत खराब हो गई थी और उनकी मौत हो जाती है। तो मरते मरते उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगी। ये कथन किसका है, लाला लाजपत राय की, ठीक है। तो सैंडर्स ने आज्ञा दिया था, तो सैंडर्स की हत्या होनी तो तय थी, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी, ठीक है। अगर उनकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने मिलकर क्या किया, इनकी हत्या कर दी। इसको याद रखिएगा। 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट भी आती है। नेहरू रिपोर्ट इसलिए आती है क्योंकि उस समय एक आदमी था, उसका नाम था
अंग्रेज था, उसका नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है, अभी याद आएगा बता दूंगा। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों आती, नेहरू ने बताया था कि हम यहाँ पर काम करेंगे, अपने नियम बनाएं, कुछ नियम का एक किताब बनाया था कुछ, तो उसी से संबंधित रिपोर्ट था। 1928 में आया था। 1929 घटना याद रखिएगा क्या था। 1929 में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल पास हो रहा था असेंबली में, संसद भवन में। उसी में ये लोग खाली बेंचों पे बम फेंके थे और बोले थे कि हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम केवल बाहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं। तो ये कब फेंका था, 1929 में इन्होंने, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। एक बार क्वेश्चन आया था कि उनके साथ कौन था, तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे, याद रखना। ठीक है, और 1930 घटना क्या थी कि 26 जनवरी को ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। नेहरू ने कहा था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी को, हालांकि देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो ये हुआ 26 जनवरी को कैसे याद किया जाए, तो हमने क्या किया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बना लिया। ठीक है, तो 26 जनवरी किसी तरीके से याद करना था, तो स्वतंत्रता दिवस में ही याद करना था, लेकिन आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी को हमने कह दिया कि हम संविधान लगाएंगे, तो उस दिन देश गणतंत्र हो गया। ठीक है, याद रखना। नहीं समझ पाए, जल्दी बता दीजिएगा। देखो, ये बोले थे कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, देश नहीं आज़ाद था तब भी ये बोले थे। कब ये बोले थे, 1930 में। लेकिन अब जब देश आज़ाद होने वाला था तो 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये 26 जनवरी को आज़ादी मनाते चले आए थे। तो 26 जनवरी वाला डेट कोई भूल ना जाए, इसलिए इन्होंने संविधान जब बन गया तो पूरी तरह से लागू नहीं किया, बोले 26 जनवरी को लगाएंगे ताकि 26 जनवरी कोई कभी भूले ना। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी वजह से। ठीक, याद रहेगा। अब ये तो याद रखना। और इसी 1930 में ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की थी कहाँ पर, साबरमती आश्रम से। आपको साबरमती नदी हम भूगोल में बताए थे ना, उसी नदी के किनारे साबरमती आश्रम है, वहीं से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी। ठीक है, साबरमती आश्रम 12 मार्च को चले थे और दांडी की यात्रा की थी और 6 अप्रैल को पहुंचे थे और नमक कानून को तोड़ा था। अंग्रेज बोलते थे कि नमक हम बनाएंगे, तो महात्मा गांधी बोले कि नमक आम जनता की जरूरत है, सबको बनाने दिया जाए। तो अंग्रेज बोले कि कोई हिम्मत हो तो बना के दिखाए, महात्मा गांधी बोले हम ही बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को लेकर गए वो नमक के वहाँ पर दांडी के तट पर, दांडी के पास, दांडी नमक तट पे, और वहीं पर नमक बना के तोड़ के दिखा, नमक कानून तोड़ के दिखा दिए। ठीक है, महात्मा गांधी बड़े चालाक थे, कोई गुंडा ही दिखा ले उनसे कर। ठीक है, तो नमक कानून तोड़ा था, याद रखना। कब, 1930 में। तो 1930 में कौन सा आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम विनय पूर्वक, आपकी देखो एक बात होती, कोई बोले कि आपको ये काम करना है, आप बोलोगे गुंडा ही मतलब नहीं करेंगे, क्या कर लो। और एक बात अगर कोई बोले कि आपको ये काम करना है, आपको तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, प्रेम से बोलो नहीं कर पाएंगे। कोई आपसे बोले सर ये काम कर दीजिए, और प्रेम से आप बोल दो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और कोई बोले कि ये काम करना है, आप बोल नहीं करेंगे, क्या करोगे। तो एक तो गुंडाई में मना करना, और एक होता है सविनय, विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक मना कर दो, नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि आप गुंडागर्दी मत करो, कोई आपसे अंग्रेज काम करवाना चाह रहे हैं, आप विनय पूर्वक मना कर दो, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा, आज्ञा को न मानना, अवज्ञा। ठीक है, तो ये कब चला था, 1930 में, और इसी के तहत उन्होंने नमक कानून भी तोड़ा था, याद रहेगा। इसके अलावा देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करते हैं 1930 में। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड। देखो, भारतीयों से और अंग्रेजों से बातचीत कराने के लिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एक सम्मेलन बुलाते हैं, उसे एक गोलमेज के चारों तरफ बैठना था सबको, इसलिए गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो शुरुआत होती है 1930 में होती है, और बुलाया गया था कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई। ठीक है, जब कांग्रेस शामिल नहीं हुई तो यहाँ पर उस समय वायसराय थे इरविन गए महात्मा गांधी के पास, बोले क्या यार गांधी, वहां बुलाया गया था, आप आए नहीं निमंत्रण में। गांधी बोले निमंत्रण नहीं खाता मैं, मतलब गांधी जी बोले क्यों जाए, हमारा वहां कोई बात मानेगा नहीं, क्यों जाए। तो गांधी इरविन में समझौता होती है कि ठीक है आपकी बात मानी जाएगी, बोलो क्या करना है। तो उन्होंने कहा जितने कैदियों को आप गिरफ्तार किए छोड़ दो। तो अंग्रेजों ने ढेर सारे कैदी छोड़ दिए, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ा। तो अंग्रेज महात्मा गांधी कुछ बोले भी नहीं, और वो लोग भगत सिंह को फांसी पे लटका दिए। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को अंग्रेज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही घटना है। तो यही था गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था, 1931 में। जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब होता है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तो महात्मा गांधी उसमें जाते हैं। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। क्यों, गांधी इरविन समझौता हो गया था इसलिए गए थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह को आज़ादी की बात नहीं की थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इधर देख लो, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटका दिया, जो कि काकोरी कांड के लिए जिम्मेदार थे।
अगर गांधी जी चाहते, थोड़ा सा प्रेशर करते तो हो सकता है छोड़ दिए जाते लोग। यहाँ गांधी जी थोड़ी, देखो जब गलती है तो बोल देना चाहिए। महात्मा गांधी क्या सोच रहे थे पता नहीं, लेकिन अगर चाहते, थोड़ा सा मेहनत करते, थोड़ा सा और रूठे रहते। जब आप रूठे हो, कोई आपको मना रहा है, थोड़ा और रूठ जाओ, और मनाएगा और रूठ जाओ, लेकिन इतना भी ना रूठो को मनाते हो छोड़ के जाए रूठे मरेगा वहीं पड़े हो। ठीक है, इतना भी ना रूठो, लेकिन थोड़ा सा अगर रूठने से कोई मना लेता है तो यहाँ पर गांधी जी को रूठे जाना चाहिए था। मना लेते वो लोग, छोड़ देते हैं भगत सिंह को, लेकिन किए नहीं गांधी जी, ये गलत कर दिए। हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब होता है? ये भी 1931 में होता है। ठीक है, मतलब उसी में महात्मा गांधी गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई थी, याद रखना। हाँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1932 घटना थी सांप्रदायिक पंचायत, इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या था? इसमें ये था कि ये बोला गया कि हम चाहते हैं कि हरिजनों के लिए अलग से सीटें हों। ठीक है, हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन हो, जैसे मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन होता है, हरिजनों के लिए भी अलग से निर्वाचन हो। ये वहीं 1931 में जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे तो अम्बेडकर साहब भी गए थे, तो वही बात रखे थे कि भाई जैसे अंग्रेजों के लिए मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन होता है, हरिजनों के लिए भी अलग से होने जातियों के लिए। तो महात्मा गांधी बोले कि ऐसे सब मांग करने लगेंगे तो भारत में इतनी जातियां हैं, कितना निर्वाचन करवाओगे आप? तो अम्बेडकर और महात्मा गांधी से वहीं थोड़ा अनबन हो गई। महात्मा गांधी उठे, अपना लाठी लिए, खुट खुट करते हुए वहां से निकल लिए। अम्बेडकर भी पीछे पीछे निकल लिए। दोनों में थोड़ी सी तू मैं हो गई, कहा सुनी हो गई, तो दोनों चले आए। तो यहाँ जब भारत लौट आए तो कोई किसी से बातें नहीं कर रहा है। महात्मा गांधी उधर मुंह फुलाए, अम्बेडकर उधर मुंह फुलाए, कोई बातें नहीं कर रहा है। नेहरू पूछ रहे भाई क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाए हो? मोबाइल होता उस टाइम तो फोन करके बता देते, मोबाइलों नहीं था। तो अम्बेडकर से पूछा, वो नहीं, जाओ महात्मा से पूछो। महात्मा से पूछते, वो भी नहीं बताते, जाओ अम्बेडकर से पूछो। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी परेशान हो गए, कोई बोल ही नहीं रहा है। महात्मा गांधी कहाँ थे उस टाइम? पूना के हरवदा जेल में, पूना में जेल में थे। अम्बेडकर जी कहीं और थे। तो एक बार उनसे पूछते, एक बार उनसे पूछते, दोनों मुंह फुलाए बैठे थे, कोई किसी को बता ही नहीं रहा था। तो 1932 में ही दोनों लोगों में बातचीत कराई जाती है, ऐसा करो, पृथक निर्वाचन मत मांगो। ऐसा करते हैं कि हरिजनों के लिए अलग से सीट निर्धारित कर देते हैं, इतनी सीटें फिक्स रहेंगी उनके लिए। तब जाके अम्बेडकर जी मानते हैं। तो वो जो समझौता होता है उसे बोलते हैं पूना पैक्ट। और महात्मा गांधी को और अम्बेडकर को बुलाते हैं, हाथ मिलवाते हैं, गले मिलवाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, बोलते हैं हाय बोलो एक दूसरे को, और आज से प्रॉमिस करो कि झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, तो अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी प्रॉमिस करते हैं ठीक है झगड़ा नहीं करेंगे। तो वही था पूना समझौता। याद रखना कब होता है? 1932 में। समय याद रखना, ये क्या घटना थी ये नहीं पूछा जाता, लेकिन कब सन था वो याद रखना। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे पे रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए अगर जोड़ के याद करोगे तो याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। 31-30 में पहला सम्मेलन, महात्मा गांधी गए नहीं गए, तो क्या हुआ? 31 में गांधी और इरविन में समझौता होता है, भाई क्यों नहीं आ रहे हो, बुला रहे हैं, वहां होता है बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं आ रहे हो? तो गांधी जी बोले कि ऐसा ऐसा कर लो तो चलेंगे। तो गांधी जी ने अपना सविनय आंदोलन वापस लिया। अंग्रेजों ने बहुत सारी बातें गांधी जी की मानी और बहुत सारे कैदियों को छोड़ दिया। तो गांधी जी चल दिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, तो अम्बेडकर भी गए, तो वहाँ अम्बेडकर और गांधी जी में बहस हो गई, तो अम्बेडकर और गांधी जी वापस आ गए, तो यहाँ झगड़ा हुआ, तो यहाँ पूर्ण समझौता हो जाता है। क्या याद रह जाएगा? ठीक, तो याद रखना इसको। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब वो लौट के आए थे उसके बाद ये हुआ। उसके बाद इसी 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 30, दूसरा 31, तीसरा 32, 30, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा, याद रहेगा, तीनों का समय याद रखिएगा। फिर वैसे तो 33-34 में कोई विशेष घटना है नहीं। 1935 का एक घटना है, इसको याद रखिएगा। एक एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे बड़ा अधिनियम था, उसी के तहत तो हमने एक फेडरल कोर्ट भी स्थापित किया था, याद होगा 1937 में। और आरबीआई की भी स्थापना होती है 1935 के अधिनियम से। और बांग्लादेश को बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है 1935 के अधिनियम से। ठीक है, हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है, कितना भी कवर करना चाहो तो मुश्किल ही हो जाता है। इसके बाद की कुछ घटनाएं मैं बता देता हूँ, फिर अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हो सकता है एक वीडियो और बना के उसमें कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ इसके बाद क्या मोटी मोटी घटनाएं हुई थी। 1937 के आसपास नेहरू जी ने अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल। और अंतरिम मंत्रिमंडल इनकी लगभग 28 महीने के आसपास रही, और 1939 के आसपास इन्होंने
मंत्रिमंडल का त्याग कर दिया। तो 1937 में नेहरू जी का एक मंत्रिमंडल बनता है। त्याग क्यों किया कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और भारतीय सैनिकों को अंग्रेज उसमें शामिल कर रहे थे। तो नेहरू जी से पूछे बिना ही शामिल कर लिए। नेहरू जी की सरकार चल रही है, सेना उनके हिसाब से काम करनी चाहिए, अंग्रेज उनसे पूछे नहीं, भारतीय को उसमें शामिल कर दिए। तो वही नेहरू जी बोले, जब मैं यहाँ प्रधानमंत्री बन के बैठा हूँ, मुझसे पूछ भी नहीं रहे हो तो काहे का प्रधानमंत्री, छोड़ो ऐसे सरकार को। तो वो त्याग पत्र देते थे। 28-29 महीने की उनकी सरकार थी। तो 1939 में उनकी जो सरकार थी वो छोड़ दिए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, याद रहेगा। और 1941 की घटना कुछ नहीं है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ चल रहा था, याद होगा आपको। तो भारत छोड़ो आंदोलन बहुत भीषण था और उसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, याद रखना इसको भी। और 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था भारत में एक संविधान बनवाने के लिए, 1942 में आया था। तो वो भी वापस लौट गया क्योंकि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जबरदस्त, और बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था, आप सुने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद 43-44 कोई विशेष घटना नहीं है। 1946 में कैबिनेट मिशन आती है और वो बोलती है कि मैं आपके लिए एक संविधान बनवा दूंगा और संविधान बनवा के आपके देश को आज़ाद करके मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में फिर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आते हैं, जो 42 में आए थे वही 46 में फिर से आते हैं और देश के लिए संविधान बनवाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, आपको संविधान के वीडियो में बताए होंगे। उसके बाद 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिलती है, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। उसके बाद संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगता है। उसके बाद अपना संविधान जब जिस दिन बनता है वो तीसरा वाचन था, 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन पूरा होता है और अपना संविधान पूरा तरह बन जाता है। अंतिम रूप से 284 लोग हस्ताक्षर करते हैं और संविधान देश में 16 अनुच्छेद लागू कर दिया जाता है। क्योंकि संविधान पहली बार 26 नवंबर को लागू होता है, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। पूरी तरह से पूरे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, तो इसको याद रखना। पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में कराए जाते हैं। हालांकि मोटा मोटा फैक्ट उसके बारे में मैं बताया हूँ, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, घटनाएं हैं। आपके पास किताब पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई वीडियो बना के फिर से मैं उसे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो एक प्राचीन इतिहास का वीडियो बना दूंगा, आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका इतिहास से क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं। हालांकि मैं थोड़ा तेज बताया हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो स्लो करके देखेंगे, थोड़ा आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में नहीं गड़बड़ होंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक भी किया करो और शेयर भी कर दिया करो। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो लोग इसके बारे में जानेंगे ना। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है थोड़ा सा चैनल के लिए भी काम कर लिया करो, ठीक। हम जानते हैं आप पसंद करते हो, मुझे नहीं, वीडियो को, तो थोड़ा सा हेल्प तो कर ही सकते हो, ठीक। तो एक प्राचीन इतिहास का पढ़ेगा अभी, और भूगोल का कुछ टॉपिक छूटा है, इकोनॉमी का कुछ टॉपिक छूटा है, उसे भी कंप्लीट करना है। और स्टैटिक जी के भी कुछ उसको विज्ञान का टॉपिक रह गया, जीव विज्ञान का, उसको बताना है, ठीक है। तो 2-4 वीडियो और पढ़ेंगे और ये अच्छे से आपका पेट एकदम रिवीजन हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।